नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों, आपकी फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसके 8 भाग अब से पहले हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाग 9 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इसके लिए व्यंजक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इसके लिए व्यंजक सत्यापित कीजिए, और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस यूज होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी होंगे इस पर आधारित हमारे, जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। भाई, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी विद्युत युक्ति है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है आवेशों की जहां पर दो बिल्कुल बराबर आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। ये दूरी बहुत ही कम होती है, एंगस्ट्रम्स में होती है। एग्जाम्पल अगर लेकर के चले, जैसे कि HCl का एक अणु होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वहां पर ये अणु थोड़ा ध्रुवित रहता है, पोलराइज्ड रहता है। एक तरफ इसके नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अणु कितनी छोटी चीज है, एंगस्ट्रॉम में इन आवेशों के बीच की दूरी बनी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक द्विध्रुव की तरह ही कार्य करता है। तो जितने वैद्युत द्विध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल समान परिमाण आवेशों से निर्मित किंतु विपरीत आवेशों से निर्मित, जहां पर दो आवेश सूक्ष्म दूरी पर, बिल्कुल अत्यंत अल्प दूरी पर वह एक दूसरे से स्थित रहते हैं, दूरी पर स्थित रहते हैं। इस दूरी को 2L से शो करते हैं क्योंकि ये इतनी छोटी दूरी होती है कि जब भी मान लो अगर कोई हमसे कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर कोई बिंदु, जैसे कि मान लो मैं P पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, R दूरी पर हमसे कहा गया है कि एक बिंदु P R दूरी पर है जो कि वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर रखा हुआ है। तो वो जो दूरी R है वो मापी जाएगी इसके मिडिल पॉइंट से। वजह क्या है? क्योंकि ये इतनी छोटी दूरी है एंगस्ट्रॉम में कि अगर मैं यहाँ से माप रहा हूँ या यहाँ से माप रहा हूँ तो L का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से ये दूरी हमेशा मिडिल पॉइंट से ली जाती है, और यहाँ से मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को L मान लिया जाता है, यहाँ तक की भी दूरी L। तो टोटल दूरी जो वैद्युत द्विध्रुव की मानी जाती है वो 2L मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो जाना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई? डेफिनेशन हो चुकी है, लिख लेंगे। एक समान परिमाण किंतु विपरीत आवेशों से निर्मित एक आवेशों का निकाय जहां पर आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अब देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है। जो नेगेटिव आवेश है और जो पॉजिटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की जब एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आते हैं ना, तो ये रोटेट होने लगते हैं। यानी कि इसमें एक गुण क्रिएट हो जाता है जो उसको रोटेशन देने की कोशिश करता है, यानी कि इसको एक टेंडेंसी क्रिएट कर देता है इसके अंदर, जिससे कि ये क्या करता है, रोटेशन करनी शुरू हो जाता है, या फिर रोटेशन करने के लिए टेंड्स रहता है इसकी। ठीक है, टेंड्स टू रोटेट रहता है ये। अब देखेंगे यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो इसकी टेंडेंसी होती है रोटेशन करने की, उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसे दर्शाते हैं P से, और P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ रहती है। इसे P से दर्शाते हैं। P का मान कितना होता है? P का मान माना जाता है 2L और मल्टीप्लाई Q, यानी कि आवेशों का परिमाण, जिस परिमाण के आवेशों से निर्मित हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है भाई, ये दो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो लिखा तो नहीं है, जो बोल रहा हूँ बस वही नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? जहां पर दो एक समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। एक समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। परिमाण क्या है? अगर ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 ही कूलाम है, ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम है, ये 15 कूलाम है तो ये भी 15 कूलाम है। बस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है? दो एक समान परिमाण किंतु विपरीत आवेशों से निर्मित एक ऐसा आवेशों का निकाय जहां पर आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित रहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर माइनस आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ एक आघूर्ण कार्य करता है,
जो कि एक सदिश राशि होती है जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से शो करते हैं और P इज इक्वल टू क्या होता है, आवेशों का परिमाण गुणा आवेशों के बीच दूरी 2L, यानी कि 2QL के नाम से भी इस फॉर्मूले को बहुत से लोग जानते हैं। P इज इक्वल टू 2QL। अगर P की वैल्यू चाहिए आपको तो द्विध्रुव के आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है अब हमारा। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि यही वो चीज है जो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के लिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, अब हम पता कर लेते हैं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है, मान लो जैसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है माइनस और ये पॉजिटिव, इस तरीके से कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ और एक इसके जो मिडिल पॉइंट से एक्स ज्यादा है, जो परपेंडिकुलर है इसके एक्स के, यानी कि जिसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। इस निरक्षीय स्थिति पर भी कोई पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो r दूरी पर है इससे। अभी बताया था कि अगर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु है तो वो r दूरी मिडिल पॉइंट से मापी जाती है, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगी, यहाँ से मापी जाएगी, ना कि यहाँ से और ना ही यहाँ से मापी जाती है। एक और बिंदु है जो निरक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर है, तो r दूरी वो भी यहीं से मापी जाएगी, ना कि यहाँ से ना ही यहाँ से। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो r दूरी यहाँ तक है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु है तो वो r दूरी हमेशा यहाँ से मापी जाती है, r केवल मिडिल पॉइंट से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है, इन दो बिंदुओं पर जो है हमारे पास डेरिवेशन आता है बोर्ड के लिए। अगर देखा जाए तो बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में स्थित r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक सत्यापित कीजिए। और निरक्षीय स्थिति के लिए भी ये चीज सत्यापित करने के लिए आ जाती है कई बार। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको सत्यापन करें। सत्यापन यहां पर हो जाएगा, देखो भाई स्टार्ट। तो लैंग्वेज भी लिखनी होती है हमें एक, और उस लैंग्वेज में वो लिख लेंगे जो कि मैं बोल रहा हूं। ठीक है, माना क्यों परिमाण के आवेशों से निर्मित एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L है रखा हुआ है, जिसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग कहीं पर भी आप कोई पॉइंट P रख सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिखेंगे माना इसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट फाइंड आउट करनी है। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, पॉजिटिव एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि का अगर नेट निकालना हो, यानी कि परिमाण निकालना हो, टोटल परिमाण, तो वो हमेशा सदिश रूप में जोड़ी जाती है। अलग अलग राशियां जो भी हमारे पास होती है जिसकी वजह से होंगी, तो अलग अलग तरीके से इसको इस तरीके से सदिश रूप में जोड़ा जाता है जब सदिश राशियों का योग करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज की। लैंग्वेज में हम क्या लिख रहे हैं, चलिए जी शुरू कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज। माना क्यों परिमाण के आवेशों से निर्मित कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है, L यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक भी L ही होगी, तथा इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P जो कि इसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित है, पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, लिख लिया। जैसे आप ये लिखते हो तो आप एक बात सोचो कि भाई जब ये पॉजिटिव आवेश यहाँ पर रखा हुआ और ये नेगेटिव आवेश यहाँ पर रखा हुआ और ये बिंदु P है। ठीक है, आपसे चैप्टर फर्स्ट में ही ये चीज बता दी गई है कि मान लो अगर क्यों आवेश की वजह से कोई आवेश है, ठीक है, इसकी वजह से इस बिंदु पर कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पर Q1 Q2 Q3 बहुत सारे जो है आवेश रख दूं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस आवेश का जितना प्रभाव पहले था इस बिंदु पर उतना ही प्रभाव अभी भी रहेगा, बस ये है कि परिणामी चेंज हो जाएगा, परिणामी वैल्यू जो हमारे पास होती है प्रभावों की वो बदल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इस अकेले के प्रभाव देखा जाए तो इस अकेले का जितना पहले था इनकी अनुपस्थिति में, इनकी उपस्थिति के बाद भी इसका प्रभाव इस बिंदु पर उतना ही है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा क्या, नहीं बताओ। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना हो तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यानी इस बिंदु P पर दो आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निर्मित हो रहा है।
एक तो Q1, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लेते हैं E1 जो कि बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाता है वैद्युत क्षेत्र, और नेगेटिव की वजह से मान लेते हैं E2, E2 अंदर की तरफ हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ आती है। ये दिशाएं दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब हम कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आती है। अब हमें पता है कि भाई बिंदु आवेश अगर क्यों रखा हुआ है, उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होती है। r क्या है, यहाँ पर दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, बिंदु तक की। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं E1 की, देखियो जरा यहाँ तक, E1 क्या हो जाता है भाई, E1 हो जाता है प्लस क्यों के कारण। यहाँ पर इस चीज को मेंशन भी कर देंगे, जब लैंग्वेज लिखी ना जितनी, उसके बाद लिखेंगे माना प्लस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 है, तथा माइनस क्यों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब करके अब यहाँ पर चित्र बना लेंगे, और चित्र बना करके E1 की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे। देखो ये चीजें बताने क्यों पड़ रही है कि चित्र बना लेंगे या फिर लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में इसी चीज के जो है नंबर्स होते हैं, बोर्ड में ये चीजें देखी जाती है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो फिलहाल बात कर लेते हैं E1। E1 क्या हो जाता है भाई, 1/4, इसकी वजह से देखेंगे, इस वाले आवेश की वजह से। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, दूरी कितनी है इससे, इसकी दूरी कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो R है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, R में से L कट हो जाएगी कि नहीं बताओ, R में से L कट हो जाएगी, तो L कट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो इस वजह से क्या लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि बीच की दूरी आ जाएगी R माइनस L, और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल अगर हम बात करें कि इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है आई कैप। अगर बात करें E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, दूरी तो यहाँ से यहाँ तक R ही है, यहाँ से यहाँ तक R ही है बिंदु P तक। E2 की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, दूरी कितनी है जी, P से माइनस क्यों की दूरी है, R तो यहाँ तक होगी, और R प्लस L और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा E2, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप की तरफ है, अगर ये आई कैप की तरफ है तो ये माइनस आई कैप की तरफ है, तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम टोटल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, हम लिखेंगे क्योंकि कुल वैद्युत क्षेत्र E नेट इज इक्वल टू हो जाता है E1 प्लस E2। ठीक है, E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर आई कैप, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 की वैल्यू है Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर आई कैप। माइनस का था तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा प्लस को। ठीक है, आई कैप को बाहर निकाल लेंगे, आई कैप को हमने बाहर निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को भी बाहर निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर निकाल दिया, और ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये बाहर आई कैप हो जाएगा। आई कैप केवल दिशा को शो कर रहा है कि ये जो हमारा नेट वैल्यू आएगी वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई इसका एलसीएम लेंगे, पहले तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये बन जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई देखो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का स्क्वायर है तो अलग से स्क्वायर कर देंगे, बट इसके a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो R स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो जाएगा। भाई ये वाली वैल्यू जो है इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने कर दी। ठीक है, होल स्क्वायर जो को स्क्वायर के सामने रखा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। चलो जी देख लेते हैं आगे क्या बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर बन जाता है 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इन तीनों को इकट्ठा करके कहा जा सकता है
2QL, ये वाली चीज़ यहाँ से निकाली जा सकती है। देखो 4 के अंदर 2 है, Q भी है हमारे पास, L भी है, तो 2QL को मैं अलग कर लेता हूँ और यहाँ से बचेगा 2R, 2R को अलग कर लिया हमने, ठीक है। और बटे L स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया था कि L बहुत ही छोटी राशि होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंगस्ट्रम्स में होती है दूरी, और L स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटी राशि हो जाएगी, छोटी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी दूरी में, तो इसलिए L स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे कि L स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटी राशि है R स्क्वायर से, सो इसको नगण्य मानने पर या फिर इसको छोड़ने पर, तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R की पावर 4 है नीचे, R की पावर 4 है, एक R ऊपर है, तो 3 पावर बचेगी यहाँ पर R की। तो देख लेते हैं ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को लिखा जाता है P, तो 2P ऊपर हो चुका है और अपॉन R क्यूब हो चुका है। आई कैप साथ के साथ चलता हुआ आ रहा था, तो आई कैप ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा ई नेट है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर जो कि R दूरी पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पर अगर इसको K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर K आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमारी लैंग्वेज सेम टू सेम रहेगी, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि माना क्यों परिमाण के आवेशों से निर्मित, क्यों परिमाण के आवेशों से निर्मित 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। चलो अब देख लेते हैं कैसे ज्ञात करें। अगर मान लो ये बिंदु P जो है यहाँ पर है, तो वो R दूरी कौन सी होगी, ये भी समझने वाली बात है कि वो R दूरी जो है वो कौन सी होगी। R दूरी ना ही तो ये होगी ना ही ये होगी। मैंने बताया था कि जो दूरी होती है द्विध्रुव से नापी जाती है वो उसकी मिडिल पॉइंट से मापी जाती है, यानी कि R दूरी ये है। तो फिर इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, तो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी समकोण त्रिभुज है, तो बिल्कुल उतनी दूरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये दूरी यहाँ पर इतनी आ जाएगी। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है टोटल। हमें नहीं पता जी टोटल कितनी है, हमें सिर्फ इतना पता है कि Q प्लस की वजह से भी है और माइनस Q की वजह से भी है। प्लस Q की वजह से जो है बाहर की तरफ E1 इस तरीके से जा रही होगी और E2 माइनस की वजह से इस तरफ आ रही होगी, ठीक है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि भाई ये तो एक सदिश हो गया जो कि जिसका एंगल हमें पता ही नहीं है कि किस एंगल पर जा रहे हैं, तो फिलहाल कुछ एंगल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सदिश राशि होती है ना भाई, सदिश राशि को 100 करने के लिए हमें एंगल का बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो कार्तीय तल में एंगल क्या बनाते हैं। जैसा कि मान लो कोई सदिश ए है और ये एंगल थीटा बनाता है यहाँ पर, और अगर मुझे सदिश ए को शो करना है तो मैं ऐसे करूंगा, सदिश ए बराबर ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है, इधर तो ए कॉस थीटा इसका पार्ट आ जाएगा और इधर ए साइन थीटा पार्ट आ जाएगा, और आई कैप की तरफ इतना हो जाएगा, जे कैप की तरफ इसका इतना सा हो जाएगा, और इसको सदिश रूप में ऐसे शो किया जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमें खुद आइडिया नहीं है कि भाई जो है इसकी दिशा क्या है। तो फिलहाल जो है इसके पॉइंट को यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इधर, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर इसको डील करेंगे। मान लो पॉइंट P है हमारे पास यहाँ पर, और इधर जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र E1 जा रहा है, इधर E2 आ रहा है, ठीक है, इधर E2 आ रहा है। चलो जी, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इस हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट पर दो एक्सिस बना लूं, एक तो ये वाला वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो क्षैतिज अक्ष है उससे बनने वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, और इस हिसाब से ये भी क्या बन जाएगा, थीटा।
ये भी क्या बन जाएगा थीटा, बिकॉज ये भी थीटा होगा और इस हिसाब से ये भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा एंगल। अगर ये थीटा एंगल है तो खुद सोचो पॉइंट P पर E1 का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, E1 cos E1 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा E1 cos थीटा। फिर इसके लिए इस वाले सदिश का ये वाला पार्ट नीचे की तरफ मिलेगा E2 sin थीटा, और इस तरफ कितना पार्ट मिलेगा इसका E2 cos थीटा। तो यानी दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की वजह से, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की वजह से इनके एक एक फैक्टर तो एक ही दिशा में मिल गए हैं, लेकिन इसका एक फैक्टर और इसका दूसरा फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फिलहाल हम ई का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई चूंकि क्या है कि E1 बराबर E2 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दोनों बराबर है। वजह क्या है, आवेश का परिमाण भी बिल्कुल समान है और उनसे दूरियां भी बिल्कुल बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का परिमाण बटे दूरी, और दूरी दोनों के लिए ही समान है, r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो इतना ही तो E1 है और इतना ही E2 है, यानी इतना ही वैद्युत क्षेत्र तो प्लस के कारण है और इतना ही वैद्युत क्षेत्र माइनस के कारण है कि नहीं बताओ। तो इस वजह से अगर ये है तो E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं, बचेगा क्या हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, वो भी माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं E नेट हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू E1 सदिश प्लस E2 सदिश। तो E1 सदिश क्या था हमारा, E1 cos थीटा आई कैप और प्लस E1 sin थीटा जे कैप, और इधर आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा E1 सदिश, इसका आई कैप अलग लिख दिया और जे कैप अलग लिख दिया, इसका भी आई कैप और जे कैप अलग अलग, E2 cos थीटा आई कैप और माइनस E2 sin थीटा जे कैप। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और हमने अभी पढ़ा था कि E1 बराबर E2 है, तो इस हिसाब से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, इसको E मान लेते हैं बराबर E। तो इस हिसाब से जब मैं नेक्स्ट लाइन में इसको E लिखूंगा तो ये E लिख दिया, ये E लिख दिया, ये भी E हो गया, ये भी E हो गया। तो E sin थीटा जे कैप, E sin थीटा जे कैप कैंसिल, बचा क्या 2E cos थीटा आई कैप, ये चीज बची। E cos थीटा और E cos थीटा आई कैप दोनों जुड़ करके 2E cos थीटा आई कैप हो गए। यहाँ पर E की वैल्यू रख देते हैं, परिमाण हमारा कितना है, परिमाण है हमारा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² प्लस l² का अंडर रूट। ठीक है, इतना परिमाण है, इंटू कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी बनती है। अगर यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है भाई, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यानी कि L बटे दिस। तो अगली लाइन में लिख सकता हूँ 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l² का अंडर रूट, और कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा L बटे r² प्लस सॉरी यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर रूट का स्क्वायर था यहाँ पर, अंडर रूट का स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट का स्क्वायर तो हट ही जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली a की पावर बचेगी। यहाँ पर क्या आ गया r² l² की पावर 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू ये बन गई भाई, L अपॉन r² प्लस l² का अंडर रूट। अब देखते हैं आगे क्या हो जाता है। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 2QL, 2QL क्या बन जाता है P, ऊपर तो बन चुका है P, नीचे क्या क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 है ये। इसके बाद r² प्लस l² की एक पावर है और आधी पावर है, तो r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह देंगे कि भाई l² बहुत ही ज्यादा छोटी राशि है तो इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो r² की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर कितनी बचेगी 3, तो यहाँ पर आ जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर हो जाती है भाई, निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव अगर हमारे पास है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव
अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है 2l लंबाई का और उससे r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु बताया जाता है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r क्यूब। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। अगर हम बात करें, पॉइंट ना ही तो यहाँ पर है और ना ही अक्षीय स्थिति पे है, वो पॉइंट कुछ इस तरीके से आ गया, मान लो पॉइंट कुछ इस तरीके से आ जाता है, माइनस और प्लस आवेशों से निर्मित है और यहाँ पर पॉइंट P है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट P ने इसके x एक्सिस से थीटा एंगल बनाया हुआ है और इस पॉइंट पर हमें पता करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो अब हमें देख रहे हैं कि भाई इस वाले के अंश से इसकी दूरी और इस वाले के अंश से इसकी दूरी दोनों बराबर नहीं है, जैसा कि पहले था। पहले भी चलो एक एक्सिस स्थिति में अलग आ गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बना नहीं पाएंगे कि हम कितनी दूरी कहें, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कहें। हालांकि दूरी बन सकती है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर भी इस पॉइंट का कोई एग्जैक्ट हमारे पास स्थिति नहीं है कि बिल्कुल निरक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और हम यहाँ पर मान रहे हैं थीटा एंगल बना रहे हैं। उस स्थिति में यदि r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए थीटा की दिशा में, यानी कि r की जो दिशा है P से, P की दिशा तो ये होगी भाई, P सदिश की तो दिशा ये होगी, P सदिश और r सदिश के बीच एंगल कितना दिया गया है, थीटा। P और r सदिश के बीच एंगल कितना दिया गया है, थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल हमारे पास हो, दूरी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में एंगल अगर थीटा हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बन जाता है, और इसका अंडर रूट, ये बन जाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे। देखो अगर यहाँ पर थीटा 0 कर देते हैं, थीटा अगर 0 कर दे भाई, देखिए जरा, थीटा अगर 0 हो जाए, थीटा अगर 0 हो गया तो ये बिल्कुल अक्षीय स्थिति में आ गया कि नहीं, और अक्षीय स्थिति में आ जाएगा तो थीटा बराबर 0 रखो। थीटा बराबर 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 प्लस 1 और इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2 बन करके, तो ये 2p बटे r क्यूब। अक्षीय स्थिति में यही था ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r क्यूब, ये अक्षीय स्थिति में था। अगर ये एंगल 90 हो जाए, यानी कि ये एंगल थीटा घूम करके 90 चला जाए पूरा, ठीक है, ये वाला एंगल, तो थीटा बराबर 90 जब यहाँ पर रखोगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी, जो कि निरक्षीय स्थिति में होती भी है, अभी निकली है। तो ये जनरल फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, आगे हम जो दूसरा वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और संधारित्र। अगर हम बात करें वहां पर वैद्युत विभव क्या है, तो वहां पर वैद्युत विभव जो हम निकालेंगे, जिसकी डेफिनेशन भी करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव भी पूछा जाता है। ठीक है, उसका भी जनरल फॉर्मूला होता है एक, वो फॉर्मूला आप यहीं पर लिख सकते हो, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होता है वैद्युत विभव के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम अगले वाले चैप्टर को करेंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।